Hello everyone, welcome to the next video of mine. In today's video, we are going to discuss about the question asked in the examination. Okay, so these are the questions based on the introduction to GST. In our first two videos, I had explained to you what is a GST and how it is levied in India about that, right? In this video, we will see about the introduction to GST, how the questions are asked in the examination. In this video, we will cover summary of introduction to GST, multiple choice questions asked in the examination, and short answer or notes based on these topic, right? So first question, there is a probability of summary of direct, distinguish between the direct and indirect tax. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये इस बारे में पहला क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जो टैक्स इनकम या वेल्थ के ऊपर लगाई जाती है वो हमारी क्या होती है, डायरेक्ट टैक्स होती है. और जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस या बोथ उसके साथ बिल के साथ में इंक्लूड होती है वो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स होती है. जो डायरेक्ट टैक्स है, सेकेंड पॉइंट है, जो डायरेक्ट टैक्स है वो इट इज पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज लिवेड, मतलब जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को पे करना रहता है. ये इसमें डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स पेयर रहता है वो अपना टैक्स किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता है. पर यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है पेड बाय द सप्लायर, जो सप्लायर है वो पे करता है किसको, गवर्नमेंट को, लेकिन वो अपने पॉकेट से नहीं करता है, बट ही कलेक्ट्स इट फ्रॉम द फाइनल कंज्यूमर. जो फाइनल कंज्यूमर है उससे लेके सप्लायर कलेक्ट करता है और वो जाके कंज्यूमर गवर्नमेंट को पे करता है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन के ऊपर टैक्स लगती है वो डायरेक्ट पे करता है. यहाँ पर यहाँ पे जो फाइनल कंज्यूमर है जो टैक्स पे कर रहा है वो डायरेक्टली नहीं पे करता है, वो पहले सप्लायर को पे करता है और सप्लायर फिर गवर्नमेंट को पे करती है. तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. इसके सिवाय जो और पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये जो टैक्स है डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारी क्या है, इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स. मतलब कि व्हाट डू मीन बाय द प्रोग्रेस, जो रिच है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स पड़ती है और जो गरीब है वो टैक्स के लूप से बाहर चला जाता है. लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमारी क्या है, रिग्रेसिव है. व्हाट डू मीन बाय द रिग्रेसिव, ये ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि गरीब को देख के टैक्स नहीं लेंगे ऐसे नहीं है. ये गुड्स जो भी आप खरीद करते हो, सर्विस आप जो भी लेते हो या दोनों ले रहे हो तो उसके बिल के साथ में होता है और हर किसी को पे करना रहता है. डायरेक्ट टैक्स में चांसेस होते हैं कि कोई भी टैक्स चुरा ले, एविएशन की पॉसिबिलिटीज है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में एकदम एविएशन इज नॉट पॉसिबल और वी कैन से डिफिकल्ट, राइट. और जो एक और डिफरेंस की पॉइंट है डायरेक्ट टैक्स में वो है रिड्यूस इन्फ्लेक्शन, मतलब कि ये इन्फ्लेक्शन को कम करने में मदद करता है. वेयर एज जो इनडायरेक्ट टैक्स है इट कंट्रीब्यूट्स इन द इन्फ्लेक्शन, इससे महंगाई हमारी बढ़ती है, राइट. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें डायरेक्ट टैक्स में कभी भी बर्डन टैक्स का शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में ये जो बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जाता है. लेट अस सी, ये आपका एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके ये फीचर्स हैं. सबसे पहले तो ये फर्स्ट जो है वो दैट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि ये जो टैक्स है, टैक्स डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों ही इनकम के सोर्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए रेवेन्यू का एक रिसोर्सेस है. सेकेंड इज ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसके ऊपर लगाई जाती है, कमोडिटीज के ऊपर भी एज वेल एज सर्विस के ऊपर भी. नेक्स्ट जो है इसका फीचर है बर्डन इज शिफ्टेड, मतलब कि जो सप्लायर है वो अपना बर्डन टैक्स का शिफ्ट करता जाता है जो फाइनल कंज्यूमर है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर से पहले होलसेलर की तरफ, होलसेलर से फिर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ और डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वो फाइनल कंज्यूमर तक जाता है. तो इस तरीके से बर्डन शिफ्ट होता जाता है. नेक्स्ट इज वाइडर टैक्स बेस, मतलब कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें बहुत उसका स्कोप जो है बहुत ही बड़ा है. मतलब वो ये छोटी से छोटी चीज को लेके बड़ी से बड़ी चीज को अपने स्कोप में रखा है. इसके लिए इसका जो बेस है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है.
वाइडर है। रिग्रेसिव आई हैड ऑलरेडी मेंशन कि ये रिग्रेसिव है, मतलब जो स्मॉल से स्मॉल चीज रहती है, जैसे कि एक बच्चा जो है वो चॉकलेट लेने जाएगा तो उसमें भी वो टैक्स का अमाउंट इंक्लूड होगा। तो जो गरीब है उसको भी सेम टैक्स पे करना है, जो शौकर है उसको भी सेम टैक्स भरना है। तो डेट इज कॉल्ड द रिग्रेसिव इन नेचर। और नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी है, मतलब कि इससे महंगाई बढ़ती है। पर एक पॉइंट है कि इसका जो एक फीचर है नो डायरेक्ट पिंच, मतलब कि ये पे करते समय किसी को जो भी सर्विस यूजर हैं उनको डायरेक्ट पिंच नहीं होता है, मतलब कि वो बिल के अमाउंट में होता है। जैसे कि हम एग्जांपल में दूंगी, मेरे हम लोग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो जो भी सर्विस हम यूज करते हैं तो उसके साथ साथ में जीएसटी भी इंक्लूड होता है, तो हमारे बिल के अमाउंट में होता है, डायरेक्ट वो हमको डायरेक्ट पिंच नहीं करता है। सेम थिंग जो एक और फीचर जो है वो है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना वो एक सोशल वेलफेयर फैक्टर है, मतलब कि उसमें एक सोशल फैक्टर वेलफेयर फैक्टर है। आप बोलोगे मैम ये कैसे, तो मैं आपको इस पॉइंट से समझाऊंगी। कुछ कुछ चीजें है ना सिन गुड्स होती हैं। व्हाट डू मतलब सिन गुड्स, मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो उनके ऊपर भी जीएसटी ज्यादा लगाया जाता है कि ताकि वो कम कंज्यूम कर सकें। तो ये ध्यान पे रखा गया है कि वो हमारे ह्यूमन का सोशल वेलफेयर हो। एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगी आपको, लिकर एंड टोबैको, इन सारी चीजों के ऊपर भी ज्यादा टैक्स लगाया गया है जीएसटी, ताकि लोग कम से कम उसको यूज करें। Right, so these are the features of indirect tax. Let us go to the another point. जीएसटी आया कैसे? ये जो जीएसटी है ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल हो गया 1/7/2017 से लेके, और इसकी जो बातचीत है वो चालू हो गई थी 2006 से लेके, राइट। और 2010 में पहली बार जो हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया, और इस तरीके से वो हर जगह से पास होते होते अल्टीमेटली ऑन 1/7/2017 ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी होता क्या है, इसकी ये पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो सिंगल टैक्स है, मतलब कि पहले जीएसटी आने के से पहले मल्टीपल टैक्सेस होती थी, पर अभी ये क्या है, सिंगल टैक्स है। ये किसके ऊपर लगाया जाता है? ये सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। ये गुड्स के ऊपर भी लगाया जाता है, सर्विस के ऊपर भी लगाया जाता है, और बोथ के ऊपर भी लगाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स है। ये हमारी क्या है, वैल्यू एडिड, मतलब कि हर जगह पे भले मैन्युफैक्चरर हो, सप्लायर हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, हर एक अपने अपने लेवल पे जहाँ पे भी ये सप्लाई होती है वहां पे उसको टैक्स अपनी ऐड करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये कंटिन्यूस चेन है, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे जीएसटी का जो बर्डन है वो शिफ्ट होता जाता है फ्रॉम सप्लायर टू फाइनल कंज्यूमर तक। तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस चेन है। किसकी? टैक्स क्रेडिट की, मतलब कि हर एक आदमी अपनी अपनी टैक्स लगा के और गवर्नमेंट से वो उसकी माफ मांगता है कि मैंने ये जो मुझे टैक्स मिली है सपोज 20,000, उसमें से मैं 5,000 ऑलरेडी रॉ मटेरियल परचेज करते समय पे कर चुका हूँ, तो मुझे वो माफ दीजिए, तो बाकी मुझे 15,000 करना है। तो कंटिन्यूस चेन है, राइट। नेक्स्ट जो है बर्डन जो है वो बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, जो भी फाइनल कंज्यूमर है उसको ही ये पे करने का रहता है। और नो कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब कि पहले क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाती थी, पूरे जो भी हमारा सिस्टम बना हुआ था ओल्ड, राइट। पर जीएसटी आने के बाद क्रेडिट सिस्टम, इनपुट क्रेडिट सिस्टम आने के बाद जो भी डबल टैक्स होती थी या मल्टीपल टैक्सेस होती थी या टैक्स के ऊपर टैक्स होती थी वो सब निकल गई है। ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है ये आप आगे वाली वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ मैं पूरा जीएसटी का समरी दे रही हूँ कि ताकि आपको आगे चल के समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन सी टैक्स है जिसको जीएसटी ने
अपने अंदर ले लिया है। तो जो भी पहले सेंट्रल टैक्सेस मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये सारी टैक्सेस लेती थी, जैसे कि आई विल गिव यू द एग्जांपल सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, राइट। सेकंड है आपका एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइज या एक्सरसाइज ड्यूटी लेविड अंडर द मेडिसिनल, राइट। तो और भी इस तरीके से एग्जांपल है। तो अभी ये सब हट गए हैं और उसको जीएसटी ने अपने अंदर ले लिया है। सेम थिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है, राइट, वो अपनी तरफ से अलग से टैक्स लगाती थी, डेट इज स्टेट वैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया। तो ये अब सब मिटा के इसको भी जीएसटी ने अपने अंदर ले लिया है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको वो ऑब्जेक्टिव्स में पूछेंगे। और इसके सिवाय ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आने की, डेट इज जीएसटी के साथ साथ में जो पहले कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी वो कस्टम ड्यूटी भी कंटिन्यू रहेगी इन जीएसटी रिजिम। मतलब कि जहाँ पे जीएसटी है वहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी अभी तक अप्लीकेबल है। कस्टम ड्यूटी को जीएसटी ने अपने रिजिम में नहीं लिया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाउ जीएसटी विल बी चार्ज। इंडिया में जीएसटी किस तरीके से चार्ज किया जाता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है तो सबसे पहले आपको लिखना है इट इज जीएसटी इज अ ड्यूल मॉडल इन इंडिया। मतलब कि यहाँ पे दोनों ही, कौन दोनों ही, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलके ये टैक्स चार्ज करती हैं, राइट। और इसका फ्रेमवर्क इस तरीके से, ये जरा थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। CGST, C स्टैंड फॉर सेंट्रल। तो ये जो CGST है वो लगाता भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। वो अपने सेंट्रल लेवल पे खर्चे को बजट कंप्लीट करने के लिए वो चार्ज करता है। सेम थिंग और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो CGST है वो किसके ऊपर चार्ज होती है, इंट्रा के ऊपर। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। सेम थिंग SGST जो है, S स्टैंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो ये जो SGST है ये स्टेट गवर्नमेंट लगाता है और कलेक्ट भी वही करता है अपने स्टेट के खर्चे को पूरा करने के लिए, स्टेट का बजट कंप्लीट करने के लिए। और थर्ड वन जो है वो है IGST। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस है इंटीग्रेटेड। I स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो है ये होता है इंटरस्टेट के ऊपर। अब तक जो हमने बात किया SGST वो इंट्रा, CGST वो भी इंट्रा। अब मैं जो IGST बात कर रही हूँ जिसको मैं टिक बार कर रही हूँ ये हमारा है इंटर। स्टूडेंट कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सब इंट्रा है सिवाय IGST को छोड़ के। IGST इज इंटर स्टेट, राइट। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस होते हैं। IGST जो है वो डेट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रेस्पेक्टिव स्टेट। मतलब कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट करती है और बाद में ये सेंट्रल और उन सारे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जितने भी स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। एंड नेक्स्ट वन इज UTGST। UT स्टैंड फॉर द यूनियन टेरिटरीज। UTGST खाली उन स्टेट्स के लिए जो यूनियन टेरिटरीज में आते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आने के चांसेस हैं। बोथ द गवर्नमेंट विल चार्ज द हाफ ऑफ। मतलब कि अगर 18% एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 18% GST है तो 9 सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी एज ए CGST और 9% स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी एज ए SGST, ठीक है। और इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूल मॉडल। डिजाइन क्यों किया गया है, ताकि दोनों गवर्नमेंट को क्या हो सके, रेवेन्यू हो सके, ठीक है। ये मैंने एक डिफरेंट कलर का पिक्चर डाला है कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि GST जो हमारे इंडिया में है, देखिए ये GST है और इसमें दो हैं, एक है इंट्रा और दूसरी है इंटर, राइट। और इंट्रा स्टेट जो है उसमें दोनों आता है, CGST भी आता है और SGST भी आता है। और जो इंटर स्टेट है उसमें एक ही आता है, डेट इज IGST, राइट। और जो यूनियन विद इन यूनियन टेरिटरीज के बीच में अगर सप्लाई हो रही है तो उसमें क्या लगता है, या तो UTGST लगता है या तो CGST लगता है। अब बोलोगे ये मैम दो क्यों, यूजुअली UTGST लगता है लेकिन सिर्फ दो, डेट इज एक तो दिल्ली
दूसरा पौंडीचेरी, जिनके पास में खुद का लेजिस्लेचर है। इन दोनों, वो दोनों स्टेट CGST लगाते हैं, बाकी सारे जितने भी हैं वो क्या लगाते हैं, UT/GST लगाते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। विल टर्न अवर टॉक्स टुवर्ड्स द फ्रेमवर्क। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ GST। अब ये सेम ही है। सबसे पहले जो आपको फ्रेमवर्क के बारे में अगर आपको पूछते हैं, सेम आपको ड्यूल मॉडल लिखना है, और ये बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों ही गवर्नमेंट्स लगाती हैं। अब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, C है, S है, और यहाँ पे वापस से देखिए इंट्रा है, और ये भी क्या है, इंट्रा है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए रखा है, SGST जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और 2 यूनियन टेरिटरीज। क्यों 2 यूनियन टेरिटरीज? क्योंकि वो 2 यूनियन टेरिटरीज के पास में खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। वो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये दो नाम आप याद रखिएगा। तो ये 2 यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के बाकी जितनी भी UT हैं, राइट, अदर देन दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपनी स्टेट में UT/GST लगाएंगे। क्योंकि ये इसके लिए, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं बाकी के, दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ के बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास में खुद का स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं है, ठीक है। और आई, एज आई हैड स्टैंड फॉर यू, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज फॉर इंटर। देखिए ध्यान दीजिए, इसको छोड़ के बाकी सब जगह इंट्रा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ IGST में इंटर स्टेट है, मतलब एक से दूसरे स्टेट में, और बाकी सब जगह इंट्रा है, इफ यू विल सी प्रॉपरली। ओके, आगे चलते हैं। ये सेम है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के साथ में आपको बताया है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो SGST लगाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है CGST लगाएगा। किसके ऊपर लगाएगा? इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट। और ये उनका मैंने आपको ये दिखाया है कि 9, अगर 18% है तो 9% स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी पैसा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। पर अगर कोई सेल है जो विद इन द स्टेट नहीं है, आउटसाइड द स्टेट है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वो क्या आ जाता है, इंटर स्टेट आ जाता है, और वहाँ पे क्या लग जाएगा, IGST। और उस समय जब IGST लगेगा तो वो 9% नहीं लगेगा, 18% लगेगा। और ये 18% जो है वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी अपने पास में, और बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा जितनी भी स्टेट इस सप्लाई में इन्वॉल्व होंगे, राइट। दिस इज व्हाट यहाँ पे मैंने नीचे दिया हुआ है। आई होप यू हैड अंडरस्टूड द फ्रेमवर्क ऑफ GST इन इंडिया। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आगे चल के आपको वीडियोस में आपको देखना ही होगा, दैट इज हाउ द GST विल बी चार्ज। GST सप्लाई के ऊपर चार्ज किया जाता है, सिर्फ सप्लाई। और याद रखिए, जो ये सेक्शन है दैट इज सेक्शन 7, जिसको मैं जिक्जैक कर रही हूँ, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू। अगर सप्लाई का सेक्शन 7 आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा कि आपको GST का कंसेप्ट समझ में आ गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ सप्लाई के ऊपर, मतलब कि GST में मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ वो नहीं देखा जाता है, सेल ऑफ गुड्स कहाँ पे हुआ वो नहीं देखा जाता है, सर्विस कहाँ पे दी गई वो नहीं देखा जाता है। सिर्फ क्या देखा जाता है, कहाँ पे सप्लाई हुई, कहाँ पे सप्लाई हुई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो GST का एक्ट जो है वो होल ऑफ इंडिया में अप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी, राइट। और थर्ड पॉइंट जो है, आपको जितने भी बिजनेसेस इसमें हैं उनको ऑब्टेन करना पड़ता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GSTIN, right? And GSTIN stand for goods, नीचे मैंने दिया है आपको, गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं। और ये GST लगाने का अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को किसने दिया है, इट इज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर प्रोविजंस हैं जिन्होंने ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी है कि वो इंट्रा स्टेट के ऊपर SGST और CGST लगाएं, और इंटर स्टेट के ऊपर वो IGST लगाएं। Now let us move our talks towards the need of GST. So जरूरत क्या थी,
जीएसटी की। सो सबसे पहले है टू एलिमिनेट द शॉर्टकमिंग ऑफ अ प्रेजेंट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। जो पहले इससे पहले वाला जो ओल्ड स्ट्रक्चर था जीएसटी से पहले, उसमें बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स है, बहुत सारी लिमिटेशंस थी, वो हटाने के लिए टू एंड द डिस्टोरेशंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स अंडर द सेल्स एंड सर्विसेज। मतलब कि अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट की जाती थी जो सेल ऑफ गुड्स है और सेल ऑफ सर्विसेज है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट का मोटिव था जीएसटी लाने का, डेट इज वाइडिंग द टैक्स बेस, रिड्यूसिंग द एग्जम्पशंस, बेटर कंप्लायंसेस। ठीक है। और इसके सिवाय एक और इम्पॉर्टेंट जो लिमिटेशन सी ओल्ड सिस्टम में, डेट इज अ कास्केडिंग इफेक्ट। तो उसको रिमूव करने के लिए जीएसटी पिक्चर में लाया गया एंड अवॉइड द डबल टैक्सेशन। मतलब जो टैक्स के ऊपर पहले टैक्स लगती थी उसको अवॉइड करने के लिए भी जीएसटी पिक्चर में लाया गया। लेट अस स्टूडेंट मूव अवर टॉक्स टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने के फायदे क्या हुए वो हमें देखने हैं। सबसे पहले जो हमारा फायदा हुआ डेट इज एब्लॉशन ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ टैक्सेस। मतलब जीएसटी आने से पहले बहुत सारी टैक्सेस होती थी। एग्जांपल मैं दूंगी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्सरसाइज ड्यूटी हुआ करती थी। स्टेट के अंदर अगर आप सेल करती हो तो स्टेट गवर्नमेंट वेट लगाती थी, अगर आउटसाइड स्टेट अगर आप सेल कर रहे हो तो सेंट वेट लगता था। तो बहुत सारी मल्टीपल लेयर थी, तो उसको सबको हटा के एक ही टैक्स लगाया गया है, डेट इज अ जीएसटी। राइट। एलिमिनेट द कास्केडिंग, अभी मैंने ऊपर वो भी बताया, टैक्स के ऊपर कास्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, वो हटा दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंगल प्लेटफॉर्म एंड सिंगल मार्केट, मतलब वन नेशन वन टैक्स, ये हमारा बेनिफिट है। नेक्स्ट इज रिमूविंग द इंटरटेशनल इशू एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। मतलब कि पहले थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, किसको हम लोग गुड्स बोलें और किसको सर्विसेज बोलें। क्लासिफिकेशन को लेके जो प्रॉब्लम थी वो जीएसटी ने हटा दी है। और नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग द करस्पॉन्डेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब कि जो भी आदमी जो कुछ चीज सप्लाई कर रहा है उसने वो चीज खरीदी होगी, तो खरीदते समय जो टैक्स बढ़ा होगा वो उसको माइनस मिलना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है जीएसटी का। और नेक्स्ट ऑब्वियसली ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द जीएसटी। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसटी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने टीवाई बैफ में, चाहे टीवाई प्लेन बीकॉम हो, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, यहाँ वहाँ पे मैंने बहुत सारे देखे कि जीएसटी, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉट अप्लीकेबल। मतलब कहाँ कहाँ जब जीएसटी अभी तक नहीं लागू हुआ है। सबसे पहले है अल्कोहलिक लिक्विड। पर अल्कोहलिक लिक्विड में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो उसको जीएसटी नहीं लगता है। पर अगर अल्कोहलिक लिक्विड है पर वो किसी और पर्पस के लिए, मेडिसिन के लिए या किसी और पर्पस के लिए है, तो उसको टैक्स लगेगा। तो ये जरा सा, ये जो पूरा वर्डिंग है वो साथ में पढ़ी जाती है, तो प्लीज जरा ध्यान रखिएगा ये। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी अभी उसको भी जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया है। तो ये कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए एक बार। पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन ट्यूबिन फ्यूल और नेचुरल गैस। अब ये टेम्पररी, जरा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, परमानेंटली ये जीएसटी के बाहर है? नहीं, फिलहाल ये टेम्पररी जीएसटी के बाहर है। और इसके सिवाय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन होती हैं, डेट इज अ रियल एस्टेट सेक्टर। जो रियल एस्टेट में हम लोग सेल और परचेज ऑफ कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी हम खरीदते और बेचते हैं तो वो जीएसटी में नहीं आता है। नेक्स्ट इज टोबैको। और जो टोबैको है वो उसको, वो ये भी थोड़ा सा हटके है, ये यहाँ पे डालने का क्या मतलब है, ये दो मैंने जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल में डाला है, लेकिन जरा यहाँ पे मैंने ठीक से मेंशन किया है, ये इसको जीएसटी भी लगता है, लेकिन इसको इसके अंदर डालने का क्या मतलब है, क्योंकि इसको सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी भी लगती है। तो ये यहाँ पे डालने का मतलब था कि ताकि आपको ध्यान जाए कि इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जा सकते हैं। Let us student start with the your questions.
यहाँ से हम क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्जाम में कैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, जरा देख लीजिए। सी पहले हम देखेंगे एमसीक्यूज। जो पहला वाला आपका क्वेश्चन है वो है जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में यूजुअली पूछा जाता है, और इस ये मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन दैट कि आपको हर एक चीज रट के नहीं जानी है। आप अगर मेरे तीनों ही वीडियो देखोगे और समझ लोगे, तो समझ के अगर आप वो लॉजिक से जाओगे तो लॉजिक से आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर दे सकोगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, जीएसटी इज नॉट लिविड ऑन ऑन डैश ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन का आंसर में क्या ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले देखिए लिक्वर, सॉरी अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो ये जीएसटी में नहीं आता है, तो ये एक राइट आंसर हमारा हो सकता है। नेक्स्ट इज अगेन इन्होंने दिया है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो भी हमारा राइट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी में आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी में नहीं आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, राइट। सो ये एक एक आंसर को देख के आपको आंसर करना है। ऐसे नहीं कि देख लिया हाँ ये अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हमको टीचर ने बताया था, हमको सर ने बताया था, हाँ यही होगा, ऐसे नहीं। पहले चारों ही ऑप्शन आप पहले एग्जाम में चारों ही ऑप्शन देख लो और फिर आराम से सोच के फिर आप उसको आंसर को दीजिए। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है जरा ये है, ये देखिए जरा, आई स्टैंड फॉर वॉट इन IGST, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट का बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये इंटरनेशनल हो सकता है, नो, राइट। दिस इज या इंटरनल है या इंट्रा है, तो कंफ्यूजन कहाँ होता है, इंट्रा वर्ड हम सुनते हैं, नो, IGST स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड, राइट। सो इस तरीके से आपको आंसर का देखनी है। नेक्स्ट अगेन थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्ट डैश, मतलब कि इसको इसके ऊपर कौन सी टैक्स लगती है, CGST लगती है, SGST लगती है कि IGST लगती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था ये GST के लूप से बाहर है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर राइट जो है वो है नन ऑफ दीज, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज लिविड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे आ गया इंट्रा, राइट। तो जो ये IGST है वो तो इंटर के ऊपर होता है, तो ये तो हमारा आंसर रूल्ड आउट हो गया, राइट। तो जब भी इंट्रा होता है तो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट 9% लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट 9% लगाती है, ऐसा मैंने आपको बोला था। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो ये करेक्ट है, डेट इज बोथ 1 and 2। Let us move ahead. Next question. Goods and services tax is a tax levied on the goods and services at each, ये important है, at each point of what? ये जो GST है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, GST सिर्फ एंड सिर्फ सप्लाई दिखता है, ना वो आपको कहाँ मैन्युफैक्चर किया दिखता है, ना ही आपको वो कहीं कुछ दिखता है। तो हमारा राइट आंसर ये है। बाकी के जो इतने भी आंसर हैं वो हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। दीज आर दी रॉन्ग आंसर, ओनली दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द ईच पॉइंट ऑफ सप्लाई। और ये कुछ स्टूडेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सेम थिंग, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ GST। GST का कंसेप्ट क्या होता है, जो मैंने जहाँ पे आपको बताया ड्यूल होता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना लगाती है, तो ये हो गया। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड नीड्स ऑफ GST, वो मैंने आपको एक स्लाइड में दिखाया। एंड व्हाट इज अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो अभी आप इन सबको मिला जुला के आंसर लिख सकते हैं। मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होती है, सिंगल टैक्स होती है, इट्स अ वन नेशन वन टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव किया जाता है, इसमें वैल्यू एडेड टैक्स है। तो इस तरीके से आपको पूरी जितना भी पूरी स्लाइड में मैंने दिखाया है, अगर आप अपनी आंसर को फ्रेम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। So thank you. This way, to this lecture we had seen the all the summary of our introduction to GST. GST होता क्या है और किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Thank you for watching the video.